आज हम रेलवे के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उनको लिया हूं मैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार सामान खरीदते हुए, ठीक है, वो अपने ऊंचे दुकान से खरीदता है तो सामान खरीदते हुए 5% का लाभ लेता है और सामान बेचते समय 5% का लाभ वो प्राप्त करता है। तो बताइए उस दुकानदार को कुल कितना लाभ होता है। चलिए करते हैं। प्रश्न जो बोला है वो मैं करता हूं। चलिए, ठीक है। क्या होता है कोई भी चीज 100% होता है। ठीक है, क्या होता है कोई भी चीज 100% होता है। तो क्या हो रहा है, दुकानदार सामान खरीद रहा है, वो जब खरीदता है तो उसको क्या होता है 5% का लाभ। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। उसको 5% का लाभ हो रहा है जब वो खरीदता है तो हम मान लेते हैं 105 हो जाएगा फिर विक्रय मूल्य, सॉरी वो जो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। और आगे जब वो बेचता है, ठीक है ना, बेचता है तो उसको क्या होता है फिर लाभ होता है। ठीक है, तो फिर 5%। ठीक है, एक जगह के परसेंट को हटाइए, 2% हो गया ना, एक जगह के परसेंट को हटाते हैं तो परसेंट हटेगा तो नीचे में क्या लग जाएगा 100 लगेगा। बस सिंपल गुणा करिए। चलिए, गुणा करने की विधि मैं बता चुका हूं। ठीक है, 5 का 5 पंचे 25 का 5 80 लाया 2। ठीक है, उसके बाद फिर 10 पंचे 50, 50 दूनी 100, 100 और 2 102, 102 का 2 हासिल आया 10, 10 के स्क्वायर 100, 100 और 10 110। ठीक है, नीचे में क्या है 100, 100 को हटाएंगे क्या हो जाएगा 110.25%। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 100, तो 100 को बाहर निकाल दीजिए तो एक्चुअल जो लाभ है, लाभ वो कितना होगा, लाभ ये कॉस्ट प्राइस के साथ है। ठीक है, तो एक्चुअल लाभ कितना हो रहा है 10.25%। आंसर कुछ नहीं किया हूं मैं, सिंपल प्रश्न में जो बोला है कि 5% का लाभ होता है उसको लिख दिया, फिर बोला है आगे फिर 5% का लाभ होता है, तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस में होता है, लिख दिया मैं, परसेंट हटाया यहां से 100 आ गया। सिंपल गुना किया मैं, गुना करने की विधि में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं उसमें वीडियो है, पिछला वीडियो। ठीक है, इस तरह से गुना किए हम, 5 पंचे 25 का 5 हासिल आया 2 और 10 पंचे 50, 50 दूनी 100, 100 और 2 102 हासिल आया 10। ठीक है, तो आप गुना करने की विधि देख लीजिएगा। ये तो एक पैटर्न हो गया बनाने की। एक दूसरी पैटर्न है बनाने की, एक दूसरी विधि कहें, एक दूसरे तरीके से और बना सकते हो। ठीक है, वो कैसा है दूसरा तरीका, तो सिंपल सा है वो भी, एक फार्मूला है। ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये फार्मूला हर बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है, कोई एक जगह यूज नहीं होता है, बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको सीख लीजिए। सिंपल सा है, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बटे 100, मान को रखना है। देखिए लाभ हो रहा है तो हमेशा प्लस में रखना है और हानि हो रहा है तो माइनस में। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो हम किस में रखेंगे प्लस में। 5 और 5 क्या हो जाएगा, चलिए रखता हूँ 5 प्लस 5 प्लस 5 पंचे 25 बटे 100, ये क्या हो जाएगा 5 5 10 प्लस इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 10.25, 10.25%। आंसर आपको जो विधि ठीक लगे आप वो करिए, हमको सीखना सब विधि है। ठीक है ना, तो इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का औसत और 40 से लेकर 60 तक के अभाज्य संख्याओं का औसत का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का औसत, उसके बाद फिर उसका अंतर करना है। चलिए करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है अभाज्य संख्या, मैं बार बार बता चुका हूं, अभाज्य संख्या में कोई नियम नहीं लगता है। आपको कम से कम 100 तक का अभाज्य संख्या आपको विजुलाइज करने आना चाहिए। ठीक है, हम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। चलिए देखते हैं फिलहाल 1 से 20 तक अभाज्य संख्या। तो 1 से 20 तक क्या है 2 3 5 7, ठीक है, फिर 11 13 17 19, 1 से 20 तक यही है। ठीक है, चलिए 1 से 20 तक इसको आपको करने आना चाहिए। टोटल कितना है 3 और 3 6, 6 और 2 8। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो इसमें कोई नियम नहीं लगता है। देखिए ये क्या हो गया 30, ठीक है, 7 3 10 30 हो गया, ये भी हो गया 30। ठीक है, और ये क्या हो गया 10। ठीक है ना, तो 30 30 60, 60 और 10 70, 70 और 7 77 बटे क्या है 8। ठीक है, टोटल 8 है, 4 4 8। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं है, तो नहीं छूटा है। ठीक है ना, चलिए आगे टोटल कितना है 8, 8 से हमको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको निकालना क्या है औसत। चलिए करते हैं 8 से डिवाइड कर, चलिए करते हैं 8 से डिवाइड। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 8 नियम 72। ठीक है, 2 तो 5 बचा 50 हो गया। ठीक है, 8 6 48, फिर 2 बचा 8 दूनी 16, तो ये इसका औसत निकला। और क्या बोला है 40 से 60 तक के बीच, तो 40 से 60 तक के बीच आप लोगों को पता होगा 40 से 60 तक के बीच एक तो 41 होता है, 43 होता है। ठीक है, और क्या होता है आपका 47 होता है। ठीक है ना, उसके बाद फिर 53 होता है, 53 होता है। ठीक है, उसी तरह से आगे
59, ठीक है। तो ये 5 जो होता है आपका 40 से 60 के बीच अभाज्य संख्या, ठीक है ना, 40 से 60 के बीच यही होगा। चलिए इसका औसत निकालते हैं, चलिए ठीक है। तो देखिए इसको भी आपको जोड़ा बनाने आना चाहिए। ये क्या हो गया 100 हो गया, ये क्या हो गया 100 हो गया, और इसके साथ होगा ये, ठीक है। तो ये 200 243 बटे टोटल कितना है 5। मैं बताया था कभी भी 5 हो तो उसको 2 देने का प्रयास करना है, ऊपर में भी 2 का गुना करो, नीचे में भी 2 का गुना करो। चलिए करते हैं 2 का गुना, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और नीचे में 10, क्या आया 48.6। अब हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है दोनों का, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं अंतर, 48.60 और क्या है 9.6, घटाते हैं 8 आएगा, 15 में 6 गया 9 और ये 17 में 9 गया आपका 8, 48.98 कुछ इस तरह से आपके आंसर होंगे, सॉरी 38, ठीक है 38.98 ऐसा कुछ आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका कोई विकल्प नहीं है, आपको इसको स्पीड करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन में देखिए तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या 9 तथा 11 से विभाज्य है, ठीक है। 9 तथा 11 से, 9 का नियम आपको पता होना चाहिए, हम जब विभाज्यता का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। और 11 का नियम, 9 का नियम क्या बोलता है, अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। चलिए करते हैं, ठीक है। 1 और 8 9 9 9 18 जाता है ये, ठीक है, ये जाएगा, ठीक है ना। और चेक करते हैं इसको, 1 और 7 8 8 8 16 16 नहीं जाता है, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर, ठीक है। इसको देखिए 8 और 1 9 9 और 1 10, ये भी नहीं जा सकता। इसको देखिए ये भी जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं आंसर, ठीक है। 9 का नियम क्या बोलता है, अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही ऑप्शन से कर सकते हो प्रश्न को देखते ही। तो ये दोनों जो है पास हो रहा है 9 के नियम में। अब 11 का नियम इन दोनों में लगाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में चेक करेंगे। 11 का नियम क्या बोलता है, अल्टरनेटिव सम विषम के कॉन्सेप्ट में चलता है। तो देखिए इसको समझ लीजिए 11 के नियम को, ठीक है ना। क्या है ये 10,000, ठीक है। ये अल्टरनेटिव आप स्टार्ट करिए, इधर देखिए ध्यान से, यहां से मैं स्टार्ट किया, जोड़ा बनाइए इसको कुछ इस तरह से, अल्टरनेटिव सम विषम की तरह भी समझ सकते हो इसको। देखिए इसको करते हैं, चलिए। तो ये कितना हुआ 1 0 9 और टोटल हुआ 10, 10 बटे 10 री 8, ये अलग जोड़ा बनेगा बटे 11, ये भाग जाएगा कि 11 से, मतलब ये भाग नहीं जाएगा 11 से, हो गया। ये हमारा आंसर, चेक करने की जरूरत नहीं, यही है आंसर, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं चेक करके, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। क्या है 10,000 सॉरी 10,000 क्या है 98। चलिए करते हैं क्या होगा, तो वही सम विषम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सम स्थानों पर अंकों का योग, ठीक है, माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग, ठीक है। आप पूरा लिख लीजिएगा 11, सम स्थान देखिए और विषम स्थान, ठीक है। 8 और 1 9 और 9, तो ये क्या होगा 9 और 9 बटे 11, क्या होगा 0 बटे 11, मतलब 11 से भाग चला जाएगा। 11 से भाग चला जाए या 0 आता है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा 11 से भाग जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, चलिए फ्रेंड्स चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, कोई एक निश्चित धनराशि कुछ वर्ष में 5 गुना हो जाती है यदि ब्याज की दर 16% हो। ब्याज की दर क्या है 16% प्रति वर्ष, ठीक है। तो वर्ष याद कीजिए कितने वर्ष में 5 गुना होगा। चलिए करते हैं, सिंपल सा है, मैं मान लेता हूं मेरी मर्जी, मूलधन जो है 100 रुपए है, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है 5 गुना हो जाता, तो भाई 100 का 5 गुना क्या होगा 500 होगा, 500 होगा। ये क्या है मिश्र धन है, ये मूलधन है और ये क्या है मिश्र धन। तो इसमें ब्याज कितना होगा, टोटल ब्याज जो है 400 होगा, 400 रुपए होगा कि नहीं होगा खुद समझिए। मैं मूलधन को 100 मान लिया, मिश्र धन कितना हो गया 500 हो गया, ठीक है। 400 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसमें देखिए 16% प्रति वर्ष, ब्याज क्या है 16%, मतलब ये 1 साल का नहीं है, ठीक है। 1 साल में हमको कितना मिलेगा 16%, यहां कितना मिल रहा है 400 रुपए, ठीक है, या 400%, अगर परसेंट समझ के चले तो 400%। तो ईयर निकालिए, सिंपल सा ईयर निकालिए। चलिए ब्याज क्या है देखिए, तो साधारण ब्याज क्या होगा 400, ठीक है। ब्याज सिंपल सा समय निकालना है, क्या करना है, जो परसेंट दिया है 16% इससे भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 से फिर भाग देंगे 25 ईयर, आंसर कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। इसको और दूसरे वे से करना चाहे तो ऐसा कर सकते हो, आपकी मर्जी।
दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी ये होगा। सब चीज तो दिया है, सूत्र में भी कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आपके ऊपर है, ठीक है ना। एसआई का मान क्या दिया, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 400, ई क्या दिया है 100, आर क्या दिया है 16, समय निकालना है बटे 100। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। देखिए घूम फिर के वही आ रहा है, देखिए टी बराबर 16 को पक्षांतर करेंगे 400 बटे 16, घूम फिर के वही आ गया, ठीक है। तो प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, प्रश्न में सब कुछ रहता है, ठीक है ना, बस आपको समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 है, 89 वर्ग सेंटीमीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा, वर्ग का हमको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये होता है। मान रखिए, चलिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 2 को बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, पक्षांतर की बहुत इजी है, पक्षांतर करते हैं, ठीक है। गुणित 2 बराबर विकर्ण का स्क्वायर, ये क्या है, ये 17 का स्क्वायर, ये वर्ग को पक्षांतर करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर, ठीक है ना, ये हो जाएगा 289 गुणित 2, ये क्या है, ये 17 का स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल जाएगा 17√2 आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। इस कमरे में 2 डेसीमीटर के कितने टाइल्स लगेंगे, ठीक है। ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई जो है मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और जो वहां पर टाइल्स लगना है वो किसमें लगना है, डेसीमीटर में। तो जो मीटर है उसको हमको किसमें बदलना पड़ेगा, डेसीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1 डेसीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई को डेसीमीटर में बदल देते हैं, ठीक है। तो लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 60 डेसीमीटर और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 40 डेसीमीटर, ठीक है। अब लग जाएगा टाइल्स, चलिए लगाते हैं, ठीक है। तो कमरे का पूरा क्षेत्रफल, ठीक है, कुल टाइल्स निकालना है हमको। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं, चलिए, बटे वो जो टाइल्स है, टाइल्स, ठीक है, टाइल्स का क्षेत्रफल, यही करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कमरे का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुनी चौड़ाई, और टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स का साइज क्या है 2, वो वर्गाकार है, टाइल्स क्या है वर्गाकार, ये टाइल्स का माप है, ठीक है ना। टाइल्स कैसा है वर्गाकार, तो 2 गुणित 2, ठीक है। चलिए, तो 2 दूनी 4 और ये 4 एकम 4, तो ये आपका 600 टाइल्स क्या होगा वहां पर लगेगा, ठीक है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। x प्लस 1/x बराबर 4√3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हम बाद में समझेंगे, फिलहाल के लिए इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करना है हमको, इसमें फोकस करना है, ठीक है। इसमें ये क्या है, इसको मान लेता हूं मैं, p मान लेता हूं, ठीक है ना। इसको क्या मान लेते हैं, p। तो p का स्क्वायर ऋण 2, ठीक है, p का स्क्वायर ऋण 2। इस कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, देखिए सिंपल है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। ये कुछ इस तरह वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ऋण 2ab, ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया है, इसको मान के चलिए कि ये p है, p का स्क्वायर हो गया ये, और ये 2, ये वही वाला 2 है ए बी। तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अलजेब्रा का उसमें पूरा समझेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आप इतना करिए, p का स्क्वायर ऋण 2, p का मान क्या है, ये है p का मान, तो रखिए, चलिए 4√3 स्क्वायर ऋण 2, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और ये √3 है तो √ टूट जाएगा, तो 16 किया 48 ऋण 2, तो ये आपका 46 आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये रहता है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन है 8 नंबर। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 11 और 13 प्राप्त होता है, ठीक है। आपका पूछा गया है कि वो संख्या ज्ञात करना है हमको जिससे 3026 और 5053 को भाग देंगे तो ये हमको शेषफल मिलेगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन में देखिए क्या है, 30 है, पहला ऑप्शन क्या है 30, ठीक है। 30 किससे बना है, 3 और 10 से बना है। 10 का नियम क्या बोलता है, इकाई में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन ए में क्या है 10, सॉरी ऑप्शन ए में क्या है 30 है, ठीक है ना। और 30 3 का
3 और 10 से मिलकर बना है, ठीक है। ये यहीं पर फेल हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है 10, 10 के नियम में बोलता है कि इकाई में 0 होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर देखिए बी क्या है ठीक है ना। लेकिन शेष कितना मिलना चाहिए 11 और 13, ठीक है। आप इसको 10 से भाग दोगे, ठीक है, 11 आएगा यहाँ पर, नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ 13 आ सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन 11 नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये फेल हो गया। उसी तरह बी देखिए क्या है 45, ठीक है, 45 है, 45 इसको भाग दीजिए, ठीक है। सबसे पहले शेषफल को बाहर कर दो, 45 शेषफल बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 3115 और 5040, यही होगा। चलिए 45 किससे बना है, तो 9 और 5 से, 5 से चला जाएगा भाग, ठीक है, दोनों चला जाएगा 9 से, 9 का नियम अंकों का योग, 5 और 1 6 6 3 9, 5 और 4 9, 45 से भाग चला जाएगा दोनों, मतलब ये आंसर है। इस तरह चेक करना है आपको ऑप्शन से, अगर आप जो है ऑप्शन मेथड लगाते हो तो, ऑप्शन से अगर करते हो तो इस तरह चेक करना है। हमको 45 का पहाड़ा नहीं आता है, हम इसको भाग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शन मेथड, ठीक है। अगर आप नॉर्मल वे करना चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल वे करना चाहते तो तब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। चलिए नॉर्मल करते हैं। सिंपल बताया था मैं, क्या बताया था, जो शेष फल है, शेष फल मीन्स अवशेष कचड़ा, ठीक है, तो अवशेष को बाहर निकाल लीजिए। अवशेष को क्या करना है बाहर, चलिए करते हैं, ठीक। यहाँ क्या बचेगा 5 और यहाँ पर सॉरी 1, ठीक है, और यहाँ पर 0, कुछ इस तरह का होगा। अब आगे देखिए बहुत ज्यादा गैप है, इसको डबल कर देते हैं, अंतर करिए, चलिए, ठीक है, 10 और 13 4 गया 9, ठीक है, और 9 हो गया, ठीक है, क्या आया 990, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम तोड़ेंगे, ठीक है चलिए, तो ये 11, ठीक है, 11 निया 99, ठीक है, और 11 99 और 2 गुणित 5, ठीक है, ये होगा। अब चलिए चेक करते हैं, ठीक है, फटाफट चेक करना है। 9 का 11 का नियम बताया था, ठीक है, 11 का नियम क्या बताया था मैं, एक अंक छोड़ के आपको चलना है, ठीक है। देखिए एक अंक छोड़ा, 3 और 1 4, यहाँ पे 11 का नियम नहीं लग रहा है, फेल हो जा रहा है। 3 और 1 4, 4 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो 11 तो नहीं हो सकता, 11 फेल हो गया, ठीक है। 9 का नियम देखिए, 9 का नियम 3 और 1 4 5 9, 5 4 9, तो 9 का नियम पास हो रहा है, ठीक है। अब 2 का नियम देखिए, 2 का नियम यहाँ फेल हो गया। 2 का नियम क्या बोलता है सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या, तो यहाँ सम संख्या है क्या, नहीं है, इकाई है, ठीक है, तो 2 भी नहीं होगा। 5 का नियम 0 और 5 होना चाहिए, तो ये देखो इस तरह से आपको करना है सॉल्व आंसर, ठीक है। देखते हैं, एक पुस्तकालय में गणित एवं सांख्यिकी की पुस्तकों का अनुपात है 4:5, ठीक है। 12 नए गणित के पुस्तक लाने पर वह अनुपात 5:9 हो जाता है, ठीक है। वह अनुपात क्या हो जाता है 5:3 हो जाता है, सॉरी, ठीक है, सॉरी जी एक मिनट, स्टार्टिंग में रहता है 4:3 और बाद में क्या हो जाता है 5:3 हो जाता है, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या पुस्तक लाई जाती है गणित की, देखिए गणित और सांख्यिकी की पुस्तकों का अनुपात है 4:3, ठीक है। अब आगे क्या होता है, गणित की पुस्तक लाते हैं कितना 12 और अनुपात क्या हो जाता है 4:3, ठीक है। देखिए सांख्यिकी के पुस्तक के नहीं लाए हैं, ठीक है, इसी कारण इसमें क्या हुआ है कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। हम कितना लाए हैं देखिए अनुपात के, अगर ये में देखा जाए, ठीक है, अनुपात के सेंस में देखा जाए तो कितना लाया गया गणित का पुस्तक अनुपात में 1, कितना लाया गया है 1, ठीक है। जबकि क्वेश्चन क्या बोला है 1 नहीं लाया गया है 12 लाया गया है, ठीक है, कितना 12, ठीक है, 1 नहीं लाया गया, कितना लाया गया है 12, मतलब 12 का गुना होगा रेशियो में, ठीक है, 1 बराबर 12, ठीक है। तो क्या पूछा है प्रश्न में पुस्तकों की आरंभिक संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 4 48 गणित के पुस्तक है और सांख्यिकी कितने हैं 12 3 36, तो हमको पूछा है गणित का, तो ये हो जाएगा 48 आंसर। हम कुछ नहीं करने, इसका कारण है सांख्यिकी के अनुपात में कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। गणित का पुस्तक लाए हैं 1 के अनुपात में, इसी कारण इसमें परिवर्तन आया है, ठीक है। 1 बराबर 12 तो आपका 4 बराबर 48, ठीक है आंसर, ठीक। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी काम को 27 दिन में पूरा कर लेता है तथा बी उसी काम को ए के 1/3 समय में पूरा करता है, ठीक है। आगे पूछा है दोनों मिलकर 6 दिन में इस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, चलिए निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो ए का मान तो दिया 27 दिन और बी का मान क्या दिया है ए के कार्य का 1/3, ठीक है। ए के कार्य कितना 1/3 समय में कर सकता है, ठीक है। तो ए का मान कितना है 27, 27 का 1/3 कितना होगा 3 से काटते हैं, ठीक है, 3 या 27 9 दिन निकल गया। तो ए जो है 27 दिन में करता है और बी 9 दिन में। बताया था मैं एलसीएम लेते हैं,
एलसीएम क्यों लेते हैं, इससे टोटल वर्क निकलता है। चलिए निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 27 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां भी 27 है, यहां भी 9 है। ठीक है, 9 से ही बना है 27। ठीक है ना। चलिए आगे। तो आपका 27 से 27 को भाग दोगे तो 1 आएगा, और 9 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, ये जो है एपी में एक काम करता है, ये यूनिट है। ठीक है ना, क्या है ये यूनिट, और ये क्या है डे। ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, और बी 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, इसकी क्षमता ज्यादा है। चलिए आगे। हमको क्या पूछा है प्रश्न जो है, 6 दिन में कितना काम करेंगे। देखिए ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 1 4 यूनिट। कितना काम, 3 और 1 4 यूनिट काम करेंगे। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, ये 1 दिन का है, 6 दिन में। ए प्लस बी 6 दिन में, 1 दिन में 4 यूनिट, तो 6 जाओ 24 काम। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है कि 6 दिन में 24 काम करेंगे। ठीक है ना, आगे। ठीक है, कितना भाग पूरा करते हैं, कितना भाग पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं भाग। ठीक है, कितना भाग, तो कितना भाग, तो कितना काम किए हैं, 24 काम, और टोटल काम कितना है, 27। टोटल काम क्या है, 27 आंसर। ठीक है, ये कटेगा क्या, कटेगा, चलिए काटते हैं। ठीक है, 3 से 8 बार में 8 या 24, और ये 3 निया 27। ठीक है, आपका आंसर। 6 दिन में 8 बजे 9 काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ए प्रति घंटा 750 रुपए कमाता है एवं 5 घंटे काम करता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए प्रति घंटा 750 रुपए कमाता है। ठीक है, और कितना घंटा काम करता है, 5 घंटे काम करता है। उसी तरह बी जो है प्रति घंटा, ठीक है, बी प्रति घंटा 840 रुपए कमाता है, और कितने घंटा काम करता है, वो 7 घंटे कार्य करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा है इनकी प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात निकालिए। चलिए निकालते हैं। क्या निकालना है, प्रतिदिन की। 1 घंटे में 750 रुपए कमाता है, 5 घंटे काम करता है। बी जो है 1 घंटे में 840 रुपए कमाता है और 7 घंटे काम करता है। चलिए इनका अनुपात निकालते हैं। ठीक है, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कटेगा, इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और आपका ठीक है 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, तो सिंपल गुणा कर दीजिए, 25 पंचे 125, अनुपात 7 अट्ठे 56, 5 बचा, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 आंसर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना, रेलवे, एनटीपीसी, ये सब एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक उत्पाद पर दी गई छूट की राशि लाभ की राशि का 4/5 भाग है। आगे दिया हुआ प्रश्न जो है, यदि उत्पाद की मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित की जाती है, उत्पाद की मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित की जाती है, तो उत्पाद पर कितने प्रतिशत छूट दी गई है। चलिए करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, छूट की राशि का लाभ की राशि का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, छूट की राशि का लाभ की राशि का 4/5 भाग है, ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो आगे इसी को मैं करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा। छूट की राशि, इसको पक्षांतर करते हैं, बटे लाभ की राशि, क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, इतना समझ लीजिए। आगे प्रश्न क्या दिया हुआ है, उत्पाद की मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित की जाती है। ठीक है, ये तो ये हो गया आगे। ठीक है, आगे क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और क्या है, अंकित मूल्य। मान लेता हूं मैं क्रय मूल्य क्या है 100%। ठीक है, और अंकित मूल्य क्या है 60% अधिक है, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य जो 60% अधिक है। ठीक है, तो क्रय मूल्य को मैं 100% मान लिया, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 60% अधिक, तो क्या हो जाएगा 160। अब मेरे को बताइए, मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, थोड़ा सा, कि हमेशा जो है लाभ, ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में होता है। ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, छूट की राशि,
तो छूट अंकित मूल्य से दिया जाता है, ठीक है। छूट कहां से दिया जाता है? अंकित मूल्य से। और लाभ की राशि, लाभ कहां से होता है? क्रय मूल्य से लाभ होता है, ठीक है। इसको आप समझिए। तो देखिए यहां पर इसका गेप, इन दोनों का गेप देखिए, थोड़ा सा मैं लिखता हूं यहां पर। ये क्या होगा? लाभ की राशि 5 अनुपात में दिया है, ठीक है। और छूट की राशि, ठीक है, क्या है? 4 है। तो और इसका गेप कितना है? 60 का गेप है ये। तो 5 4 9, और 9 बराबर क्या दिया हुआ है? 60 दिया है। चलिए आगे करते हैं, इसी से पूरा बन जाएगा। 9 बराबर कितना है? 60। 3 बराबर क्या होगा? 20 होगा। 3 बराबर 20। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूं, 3 से इसको डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 3 एकम 3 और 3 6 18, 2/3। 9 से अगर इसको काटेंगे 60 को तो क्या आएगा? 6 सही 2/3, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं यहां पर, ठीक है। आपका देखिए 3 और 1 4, 4 है यहां पर। तो 26 सही 2/3 क्या हो जाएगा? छूट की राशि, ठीक है। छूट कितना दिया गया है? आपका 4 बराबर निकल गया 26 सही 2/3, ठीक है। और आगे लाभ की राशि, लाभ तो इसमें फिर देखिए 26 है, इसमें फिर एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, 6 सही 2/3, ठीक है। तो 26 और 6 आपका हो गया 32, ठीक है। और ये दोनों भी जुड़ेगा तो 33, ठीक है। 33 सही 1/3, ठीक है, होगा। चलिए आगे, ठीक है। मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 133 सही 1/3, यही होगा। अब हमको क्या पूछा है प्रश्न में, देखते हैं, ठीक है। उत्पाद पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी? ये दिख रहा है हमको, इतना छूट दिया गया है, ठीक है। इतना छूट दिया गया है, ठीक है ना। किससे दिया गया है? यहां से। तो कितना छूट दिया गया है? ये तो रुपए में हो गया, रुपए में। तो चलिए निकालते हैं आगे। छूट यहां से दिया जाता है 160 से, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। 26 दिया तो 25 दिया 75, ठीक है। 75 और यहां पर 3 है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 78 और 3 80। ये क्या है? इतना छूट दिया गया है, ठीक है। इतना छूट कहां से? 160 से दिया गया है, गुणित 100। यही करेंगे, आपका छूट प्रतिशत निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। 80, 3 नीचे आएगा, ठीक है। आपका 80 से 2 बार में, ठीक है। ये क्या हो गया? 100/6, 3 दूनी 6, तो आपका आ जाएगा आपका 16 6 96, ठीक है। 16 सही 4/6 प्रतिशत आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है 13 नंबर। यदि 2x ऋण 5y बराबर 5, 2x ऋण y बराबर 9 हो तो x ऋण y बराबर क्या होगा? चलिए इसको करते हैं, सिंपल सा है ये। घटाते हैं, चलिए ये कट गया, ठीक है। यहां पर क्या बचा? 4y बराबर ऋण 4, तो y बराबर क्या गया? ऋण 1, ठीक है। उसी तरह यहां पर रखते हैं मान, ठीक है। तो 2x ऋण 1 बराबर 9, तो ये उधर जाएगा, माइनस माइनस ये हो गया, प्लस उधर जाएगा माइनस होगा, तो x बराबर क्या आ गया? 4, ठीक है। आगे हमको प्रश्न क्या पूछा है? x ऋण y बराबर क्या होगा? तो x का मान रख दिए 4 और ऋण 1, तो ये आपका आ गया 5, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन? एक दुकानदार के पास मिठाइयों के बॉक्स के 25 डिब्बे हैं एवं प्रत्येक डिब्बे में मिठाइयों के 60 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 25 डिब्बे हैं और उसमें क्या है? 60 बॉक्सेस हैं, ठीक है। एवं प्रत्येक बॉक्स में 15 मिठाइयां हैं। अब आगे दिया हुआ है 20% डिब्बों, ठीक है, 20% डिब्बों और 18% बॉक्स, ठीक है, में 10% मिठाई क्या है? बर्फी है। तो दुकानदार के पास कितनी बर्फियां हैं? चलिए निकालते हैं, ठीक है। प्रश्न को आपने एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको करते हैं। 25 डिब्बों में क्या है? जो भी मिठाई है उसमें से 20% में क्या है? बर्फी, ठीक है। तो इसका 20% क्या होगा? मैं बताया था, सिंपल सा वही करना है। 2.5 बराबर हो जाएगा 10%, तो आपका 5 डिब्बों में क्या होगा? बर्फी, ठीक है। 25 का 5 पर 20% 5 होगा, या ऐसा भी कर सकते हो 25 सही 1/5, 20% बराबर क्या होता है? 1/5, तो आपका 25 गुने 1/5, तो क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। उसी तरह से 60 बॉक्स में क्या है? 60 बॉक्सों में से 18% में क्या है? बर्फी। चलिए निकालते हैं। तो 6 बराबर 10% और 0.6 बराबर 1%। 18% निकालना है, 0.6 बराबर 18 गुणित 18 कर दीजिए, 18 6 के 108, ठीक है।
आपका एक अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, ठीक है। कुछ इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये निकल गया। उसी तरह से 15 मिठाई के डब्बों में 10% में क्या है आपका, बर्फी है, तो 10%, 15 का 10% क्या होगा 1.5। बता चुका हूं मैं, 15 बराबर 100%। कोई भी चीज 100% होता है। अब यहां एक जीरो काटेंगे तो इधर एक दशमलव लगा दीजिए, 10%, ठीक है। निकल गया। आगे प्रश्न क्या बोला है, अब आगे बर्फी निकालना है, तो सबको आपस में गुना कर दीजिए, आपका बर्फी का निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकलेगा, बर्फी। चलिए करते हैं गुना, ठीक है। चलिए यहां पर क्या है, 2 है, और 2 को हमेशा क्या देना है, सॉरी 5 है तो उसको क्या देना है, 2 देना है। यहां से 2 निकालेंगे, क्या क्या हो जाएगा, ये 5 और 4, दशमलव को रखते हैं साइड में, 5 दूनी 10, ठीक है। दशमलव को मैं नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, ये दशमलव। उसी तरह से ये क्या है, 1.5, तो इसका भी दशमलव नीचे में लिख देते हैं। चलिए, तो ये तो कट गया। अब फिर इसमें से 2 दे देते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 27 गुनी होगा, ये कट गया, 27 दिया 81 बर्फी होंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मसा 19 है और उनके लसा के 2 अन्य गुणनखंड 11 तथा 13 हैं, ठीक है। संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी, मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, मसा दिया है, गुणनखंड दिया है या अनुपात दिया है, क्या करना है, डायरेक्ट गुना करना है, कर दीजिए गुना डायरेक्ट, ठीक है। तो बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी में गुना करिए, चलिए बड़ी में गुना करते हैं, 19 का गुना करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। 19 या 57 का 7, ठीक है। हासिल आया 5, 19 से कम 19 और 5 24, आंसर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे, फातिमा और अहमद के आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:8। इनके वर्तमान आयु का योग 44 है, तो इनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। कभी भी आयु वाला क्वेश्चन हो, ठीक है ना दोस्तों, कभी भी क्या हो, आयु वाला क्वेश्चन हो, तो आपको अनुपात के अनुसार काम करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। क्या दिया है, यह अनुपात दिया है वर्तमान आयु का, कुछ नहीं बोला, मतलब क्या है, वो वर्तमान का है। और क्या दिया है, योग दिया है, ठीक है। तो ये भी वर्तमान का है, और वर्तमान का योग क्या है, योग क्या है आपका 44। तो इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, योग क्या होगा, ये 11। और प्रश्न में दिया हुआ है योग, ठीक है, प्रश्न में योग दिया हुआ है, कितना दिया है 44, तो 11 बराबर 44 करेंगे, मतलब क्या होगा, गुणित 4, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा है, अंतर पूछा है, अंतर कितने का है, 5 का। 4 में गुना डायरेक्ट करिए, इसमें आपका आ जाएगा 5 × 20, 20 का अंतर है, ठीक है, 20 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। तो आप इस तरह कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो, 4 का गुना करेंगे, 4 × 12 और 8 × 32, ऐसे करके आप घटा सकते हो, फिर भी 20 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन 18 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है, भुजा का मान क्या है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 एक स्क्वायर, ठीक है। चलिए करते हैं, मान रखिए, आंसर आ जाएगा √3/4 गुणित 12 गुणित 12, एक स्क्वायर है तो 12, 4 × 12 आपका 12 × 36 √3, आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए, मूलधन 16,000 रुपए है, 15% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, क्या होगा। आगे इसी प्रश्न में ऐड है, ठीक है, उधार दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% आयकर टैक्स दिया जाता है, 3 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि का मिश्र धन निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, लेकिन प्रत्येक साल क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है उस पर 10% टैक्स दिया जाता है, ठीक है। इसको भी इंक्लूड करते हैं, 10% इनकम टैक्स, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। चलिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना, मूलधन हमेशा क्या होता है 100%, मूलधन क्या होता है 100%। तो देखिए 16,000 है, 16,000 का 15% क्या होगा, मैं यहां पर रफली कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, 16,000 बराबर 100%, ठीक है। और 1600 बराबर 10%, और 1600 का आधा क्या होगा 800, 800 बराबर 5%। ये सब दिमाग में होता है, मन में होता है ये, तो कितना आया यहाँ पर आपका
2400। 2400 क्या है? इनकम है, ठीक है। फर्स्ट ईयर क्या मिलेगा उसको? 2400 मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या देना है उसको? 10% इनकम टैक्स, ठीक है। प्रत्येक साल उसको 15% रिटर्न मिलता है, तो उसको क्या मिलेगा? 2400 मिलेगा, लेकिन उसको 10% क्या देना है? टैक्स देना है। तो 2400 का 10% क्या होगा? 240। यही मिल रहा है ना, यही ब्याज मिल रहा है जिस पर हमको 10% टैक्स देना है। तो हमको मिलेगा क्या उसको फाइनली? 10 में 4 6 और ये 1 2, 2160 रुपए मिलेगा। टैक्स भी तो देगा ना भाई, टैक्स, ठीक है। तो 2160 रुपए मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर भी वही होगा, नेक्स्ट ईयर भी यहां पर क्या होगा उसको? इस पर मिलेगा उसको 15%, इतना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड ईयर भी यही कहानी होगा, ठीक है। 16,000 का 15% उसको 2400 मिलेगा, लेकिन 10% क्या देगा वो? इनकम टैक्स। तो उसको क्या मिलेगा फाइनली? 2160 रुपए मिलेगा। ये हो गया एक चीज। अब आगे देखिए, फर्स्ट ईयर में ये मिला, ठीक है, और ये बैंक में जमा है, तो इस पर भी उसको 15% मिलेगा नेक्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर है, ये ठीक है ना, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में जो ये ब्याज मिला है, इस पर नेक्स्ट ईयर क्या मिलेगा उसको? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो 2100, ठीक है, 2160 का 15%, चलिए निकालते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। 2160 का 15%, तो 216 बराबर 2160 बराबर 100%, ठीक है। और 216 बराबर 10%, और इसका आधा 108 बराबर 5%, ये हो गया 15%। क्या होगा? ठीक है, 14 का 4 हंसला 1 2 324, ठीक है। 324 मिलेगा 15%, ठीक है, इसका 15%, लेकिन 10% वो क्या देगा? टैक्स। तो ये नहीं है कहानी पूरी, ठीक है। देखिए इसका मैं यहां पर लिखा हूं, ये रफ है, ठीक है, ये रफ लिखा है, ये सब मन में होता है। 100% और 216 बराबर 10% और 108 बराबर 5%, ठीक है। ये सब रफ कार्य है, ठीक है ना, ये सब रफ कार्य है, ये सब मन में होता है। तो ये टोटल कितना हुआ? 15% हमको निकालना है, तो ये आपका हुआ 324 बराबर 15%। इसका भी 10% वो क्या करेगा? ये करेगा, टैक्स देगा, ठीक है। तो ये नहीं मिलेगा उसको, एक्चुअल में 10% को क्या देगा? टैक्स। तो 324 का 10% क्या होगा? ये होगा, ठीक है। तो ये टैक्स के रूप में दे देगा, तो फाइनली उसको क्या मिलेगा? देखिए 6 3 में 1 हो गया 1, और 12 में 9, सॉरी 12 में 3 9, और ये 2, तो ये उसको मिलेगा, ठीक है। टैक्स के बाद ये मिलेगा उसको एक्चुअल, ठीक है। इसका 15% ये हो गया, 10% टैक्स भी देगा ना, तो सेकंड ईयर उसको इस पर इतना पैसा मिलेगा। अब जब थर्ड ईयर में जाएंगे, ठीक है, थर्ड ईयर में जाएंगे तो ये पैसा जमा है, इसका 15% मिलेगा 324 रुपए, लेकिन 10% टैक्स पटाएगा, तो इतना मिलेगा उसको इस पैसे पर। अब इस पैसे पर फिर मिलेगा उतना ही, ठीक है। अब इस पर भी तो मिलेगा ना भाई, ये भी तो जमा है सेकंड ईयर में, इस पर मिलेगा 15%। चलिए फिर निकालते हैं, ये सब रफ कार्य है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको समझ लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। चलिए यहां करता हूं मैं, चलिए इसका इसका मिलेगा उसको 15%, लेकिन 10% टैक्स कटने के बाद कितना मिलेगा उसको देखते हैं। 6 बराबर 100%। ये मेथड मैं समझाऊंगा पूरी डिटेल से जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 29.16 बराबर 10%, और इसका आधा 1 4 5 8 बराबर 5%, ये हो गया हमारा 15%। इसको ऐड करिए फट से, 4 हासिल 1 6 7, ठीक है, और ये 3 हासिल 1 4, ये 15% हो गया, ठीक है। लेकिन 10% टैक्स देगा, तो 10% क्या होगा इसका? 10% 4.374, ठीक है। तो घटाइए फिर, ठीक है, यहां ऐड किए, यहां घटाते हैं, ये 15% है, और यहां पर ये टैक्स कटेगा, ये टैक्स कटेगा, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, तो यहां पर आ जाएगा 6 3 7, तो यहां पर आ जाएगा 6, अब 6 में 3 गया 3 दशमलव, सबको ऐड कर दीजिए आंसर, ठीक है। सबको क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। चलिए ये तो सब रफ कार्य है, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे हमको क्या निकालना है? निश्चित दर निकालने बोला है, सबको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करिए चलिए फट से, 16,000 तो है ही, इसको ऐड करना है, ठीक है, ठीक है, और इसको भी ऐड करना है, ठीक है। एक दो तीन बार है, ठीक है, और 39.36, 6 चित्ती 18 18 3 18 3 21 का 1 हासिल है 2, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2 3 3 और 9 है, ठीक है, तो 12 13 14, ठीक है, 9 और 1 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 का 4 हासिल है 1, 6 दिया 18 और 9 दिया 27, ठीक है। 27 और 3 30, 30 और 18 30 और 18 आपका हो जाएगा 48, और ये तो 9 हासिल है 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3
और ये क्या है आपका 2 2 4 6 6 3 9, ठीक है 9 और 4 9 4 क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल आया 1, ठीक है, और ये 6 7, ये आपका मिलेगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये भी आंसर नहीं है, ठीक है, हमको मिश्र धन निकालने बोला है, ठीक है, मिश्र धन। तो आपका 16,000 प्लस 4 9 3 आपका 13 3 हासिल आया 1, ठीक, 23,000 कुछ इस तरह का आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये टेक्निक सीखना पड़ेगा, यही टेक्निक कारगर है। मैं और कोई टेक्निक आपको अगर इससे इजी मिलता है तो मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से आगे पीछे करके इसको समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये छोड़ना ही उचित है। आप अगर कोई दूसरी विधि समझ आती है तो मैं इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। वह न्यूनतम वर्ग संख्या निकालना है, क्या निकालना है हमको, न्यूनतम वर्ग संख्या, ये निकालने बोला है, ठीक है, ये निकालना है। अब क्या दिया है 6 8 और 15, ठीक है, क्या निकालना हमको, न्यूनतम वर्ग। इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालने से काम नहीं बनेगा, ठीक है, एलसीएम निकालना आसान है, अगर एलसीएम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या है 6 8 और 15, चलिए 3 से करते हैं, 3 दूनी 6 3 बचे 15, अब 2 से 2 एकम 2 और 2 चौक 8, सबको लिख दीजिए, 4 तिया 12 5 दूनी 10, ठीक है, ये एलसीएम है, ठीक है, प्रश्न एलसीएम नहीं पूछा है, ठीक है ना, क्या पूछा है, न्यूनतम वर्ग संख्या निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इस तरह से करें, ठीक है। क्यों करना है इस तरह से, तो देखिए 2 से करते हैं, ठीक है, 2 तिया और 2 चौक, ठीक है, और ये तो नहीं जाएगा, फिर 2 से, ठीक है ना, 3 2 15, ठीक है। अब 3 से करते हैं, ठीक है, 3 से 1 2 और 5। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब क्या बोला है, न्यूनतम वर्ग संख्या, ठीक है, क्या है न्यूनतम वर्ग संख्या। तो देखिए वर्ग कैसे बनता है, जब भी 2 का जोड़ा होता है तब वर्ग बनता है, ये वर्ग बन सकता है, ये क्या बन सकता है वर्ग, क्योंकि ये 2 का जोड़ा है, लेकिन यहां पर 3 का जोड़ा नहीं है, ठीक है, इस 2 का जोड़ा नहीं है, इस 5 का जोड़ा नहीं है, ठीक है, तो सबको गुना करना है, ठीक है, करते हैं चलिए, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, इसका जोड़ा है, ठीक है, और इनका जोड़ा नहीं है, ठीक है ना, सबको गुना करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5, ठीक है, ये मैं लिख दिया, लेकिन इनका जोड़ा है, हमको न्यूनतम वर्ग निकालना है, ठीक है, तो इनका जोड़ा आपको इसको ऐड करना पड़ेगा समझ के, ठीक है, 3 गुणित 2 गुणित 5, ये होगा आंसर, ठीक है। चलिए निकालिए, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 तिया 9 9 चौक 36 और ये 1 0 और ये 1 0 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन मेथड लगाओगे, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा ये, और वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है साथियों, ऑप्शन मेथड भी लगा सकते हो, ठीक। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए, ठीक है, वर्ग में 2 भुजा होता है, ठीक है ना, सॉरी वर्ग में 4 भुजा होता है, ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है प्रश्न कि वर्ग के प्रत्येक भुजा को क्या करना है 17% कम, ठीक है। चलिए कम करते हैं, ठीक है ना, कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल बनता कैसे है, वर्ग का क्षेत्रफल बनता कैसे है, लंबाई गुनी चौड़ाई, ठीक है, या ए का स्क्वायर, ठीक है, इसका गुना हुआ है, ठीक है ना, ए का स्क्वायर मींस 2 भुजाओं का, तो प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए, तो देखिए कोई भी चीज 100% होता है, बताया हूं मैं, भुजा जो है 100% है, 17% क्या कर दिए, कम कर दिए, तो क्या हो जाएगा वो 17% कम करिए, चलिए 83% गुणित 83% होगा। कोई भी चीज 100% होता है, हमने 17% कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 83%, एक जगह परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लेंगे 100, इसको गुना करिए, चलिए गुना करने की विधि में बता चुका हूं, करते हैं, 3 3 तिया 9, मैं कर रहा हूं, ठीक है, 8 तिया 24 24 48 48 का 8 जिला 4 38 64 64 4 68, और ये आपका ये आंसर नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज 100% होता है तो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, चलिए घटाइए 1, ठीक है, 10 में 9 गया 1 और 9 में 8 गया 1 दशमलव, ठीक है। उसी तरह से आपका सॉरी जी
ठीक है, 10 में 9 गया 1, ठीक है, 9 में 8 गया 1, ठीक है, 9 में 8 गया 1, और ये आपका 9 में 6 गया 3। आंसर इतना परसेंट कम हो जाएगा। कोई भी चीज 100% होता है, क्षेत्रफल 100% है, इतना कम हो जाएगा। ये तो एक विधि हो गया। एक दूसरी विधि और बताया था मैं आप लोगों को, ये वाला, इसको भी अप्लाई कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये बहुत जगह काम आएगा, ठीक है, इसको हम और पढ़ चुके हैं, ठीक है, दूसरे टॉपिक में पढ़े थे इसको, यहां भी काम आएगा ये। चलिए करते हैं। 17% कम कर दिया जाए तो क्या लेना है, माइनस में -17% प्लस -17% प्लस यहां भी होगा -17% -17% बटे 100, ठीक है, 17 दूनी 34, ये प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस है तो माइनस में लेंगे 289, और क्या है 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव। चलिए करते हैं, हटाइए, ठीक है, दशमलव के बाद ये हो जाएगा 10 में 9 गया 1, 9 में 8 गया 1 दशमलव, और ये क्या बोलते हैं 3 में 2 गया 1। आंसर ये बहुत काम का फार्मूला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये बहुत सारी जगहों पर यूज होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए 22 क्वेश्चन। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% उम्मीदवार गणित में असफल रहे, 40% उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल रहे, ठीक है। तो आगे पूछा है कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, ठीक है। मैं ग्राफ बना रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया है, दोनों विषयों में 40% असफल हो जाता है, ठीक है, दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं 40% असफल, ठीक है। और विज्ञान में, ठीक है, प्रश्न में क्या दिया हुआ देखिए, विज्ञान में 53%, यहां भी तो है विज्ञान, तो यहां क्या आ जाएगा 13, ठीक है, आपका 40 में 53 में 40 घटा देंगे 13 आ जाएगा। उसी तरह गणित में क्या है 48%, तो 40 तो है, यहां पर है 40, ये आ जाएगा 8। तो टोटल अनुत्तीर्ण, ठीक है, इससे टोटल अनुत्तीर्ण निकल जाएगा, अनुत्तीर्ण। चलिए 40 और 10 क्या हो गया 50 और 8 58 और 3, ठीक है, तो 61% क्या है अनुत्तीर्ण। और मैं शुरू से बता रहा हूं कोई भी चीज 100% होता है, कोई भी चीज क्या होता है 100% होता है, तो उत्तीर्ण, तो क्लास में बच्चे कितने हैं 100% है, तो आंसर 39% जो है उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और टोटल आपका 100%। इसको ध्यान रखिए, कोई भी चीज क्या होता है 100%, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे 30 नंबर क्वेश्चन। यदि एक निश्चित धनराशि 10% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, 10% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, 3 वर्ष के लिए क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। आगे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दिया है 558 रुपए, ठीक है। आगे धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है, चलिए करते हैं, ठीक है। प्रत्येक साल क्या मिलता है 10% प्रति वर्ष, तो 10% प्रति वर्ष मिलेगा, 10% प्रति वर्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो ये पैसा मिला 10%, इसका 10% नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो इस 10 का 10% क्या हो जाएगा 1%, ठीक है। आगे, ठीक है, आगे ये 10 जो है जमा है बैंक में, तीसरे साल इसका 10% मिलेगा तो 1%। ये 10 जमा है बैंक में, इसका 10% मिलेगा वो 1%। ये 1 जमा है बैंक में, इसका भी 10% मिलेगा नेक्स्ट ईयर 0.1%। अब ये कैसे हो रहा है, इसको हम जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज तो उसमें समझना। ये टोटल क्या हुआ 3.1%। और क्या दिया है प्रश्न में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो हमारे पास यही है, यही क्या है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3.1% बराबर 558, ठीक है, 558। चलिए सॉल्व करते हैं, दशमलव हटाएंगे क्या आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, दशमलव हटाएंगे 0 आएगा, बराबर 558, ठीक है। आगे मैं यहां पे करता हूं, ठीक है। ठीक है, ये कटेगा 31 से, कितने बार में 8 बार में, यहाँ इकाई क्या है 1, यहाँ क्या है 8, ठीक है। 31 से कम 31, ठीक है। अब देखिए 31 8 जाएगा, ठीक है, 8 एकम 8 एकम 8, ठीक है, और 8 तिया 24, ये आपका 18 आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए, कटेगा, यूनिट डिजिट से हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसको पक्षांतर करेंगे 18,000 आंसर, ठीक है। अब ये सब कैसे हुआ, तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के पश्चात कोई ग्राहक 608 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 608 रुपए में क्या मिल रहा है 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है।
ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, 2 किलोग्राम, ठीक है, 208 रुपए में, ठीक है ना। चलिए, हमको तो और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम का क्या कहानी हो जाएगा, 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आधा, तो ये हो जाएगा 304, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या दिया है, 5%, क्या दिया है, 5%, तो इसका 5% निकालिए, 30.4 बराबर 10%। मैं शुरू से बता रहा हूं, कोई भी चीज 100% होता है, 304 बराबर 100% और 30.4 बराबर 10%। यहां एक जीरो हटेगा तो यहां दशमलव लगेगा, ठीक है, तो ये हो गया। और प्रश्न में क्या दिया, 5%, तो 5% क्या होगा, इसका आधा करिए, तो ये हो जाएगा 15.2, ठीक है। ये क्या है, छूट के बाद मूल्य, छूट के बाद मूल्य। प्रश्न क्या पूछा है, छूट के पहले क्या रेट था, छूट के पहले क्या रेट था, निकालें, चलिए निकालते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज 100% होता है, 5% क्या दिए गए, छूट, मतलब वस्तु क्या हो गया है, वस्तु क्या हो गया है, 95% हो गया है, क्या हो गया है, होगा कि नहीं होगा बताइए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करो, परसेंट हटाएंगे, नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। चलिए दशमलव हटाते हैं, नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, करते हैं आगे, 19 पंचे और 19 से 8 बार, ठीक है। आगे ये कट जाएगा और 5 से 16 रुपए, ये वास्तविक मूल्य है, ठीक है। तो ये सब सीखिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं, फिर उसमें 25% की कमी की जाती है। तो आगे प्रश्न दिया है, उस संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं। मैं शुरू से बता रहा हूं, कोई भी चीज क्या होता है, 100%, और 40% की क्या हो रही है, वृद्धि, तो 100 में 40% की वृद्धि करेंगे, क्या हो जाएगा, 140, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोला है, ठीक है, 40% की वृद्धि हो गई। अब 25% की कमी, क्या करना है यहाँ पर, 25% की कमी, 25% की कमी मतलब 1/4, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 3/4 बचेगा, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करिए, चलिए आपका आ जाएगा 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंचे 20, मतलब 35 कम होगा ये, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 105 बचेगा। तो यहाँ पर तो दिख रहा है जी, ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है, 5%, आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको करिए, और जो है और भी इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।